मरकजी वजीर और बीजेपी के साबिक लीडर यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से कबल यशवंत सिन्हा ने तृणमूल में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जमहूरी इदारों को नुकसान पहुंचा है। यशवंत सिन्हा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा हुकूमत में फर्क है। यशवंत सिन्हा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में इत्तफाक राय पर यकीन किया जाता था, लेकिन आज की हुकूमत में दबाने और जीतने में यकीन किया जाता है। यही वजह है कि मुल्क का किसान परेशान है, मईशत गिरती जा रही है, नौजवान बेरोजगार हैं और तालीमी निजाम तबाह है। देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन गुजर रहा है। बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूज़ को, जिन मूल्यों को हम बहुत महत्व देते थे और ये सोच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातंत्र में, आज वो मूल्य खतरे में हैं और उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमज़ोर हो गई है और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप हर 5 साल पर चुनाव करा दें, लोगों को वोट देने का अवसर दें। प्रजातंत्र का मतलब होता है कि जो सरकार बनती है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो 24/7 के बेसिस पर जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। यशवंत सिन्हा के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी रुकने पार्लियामान राकेश सिन्हा ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने यशवंत सिन्हा को मौका परस्त बताया है। राकेश सिन्हा के मुताबिक यशवंत सिन्हा बीजेपी के उसूलों और नजरिए से खुद को अलग कर चुके हैं। करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और संघ विचारक राकेश सिन्हा से। सर, यशवंत सिन्हा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, आज टीएमसी में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले यशवंत सिन्हा का टीएमसी में शामिल होना कैसे देखते हैं? देखिए, यशवंत सिन्हा कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांत, विचारधारा, मूल्यों और नेतृत्व से अलग राह दिखा रहे थे, तो टीएमसी में ज्वाइन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वे अनेक तरह से पार्टी को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। यशवंत सिन्हा को भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मूल्यवान स्थान दिया था, उन्हें सम्मान दिया था, लेकिन बाद के वर्षों में उन्होंने अपने विरासत को भूलकर और अवसरवादी राजनीति अपनाया है। जिस पार्टी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने बड़े पदों पर उन्हें सम्मानित किया, उसके नेतृत्व, उसकी विचारधारा के प्रति बैरभाव रखना और उसकी आलोचना करना, फिर पार्टी के विरोधियों के साथ हाथ मिलाना, मैं इसे अवसरवाद मानता हूँ। उनका कहना है कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातांत्रिक संस्थाएं होती हैं और वो संस्थाएं ही आज की तारीख में कमज़ोर हो रही हैं। और ख़ासतौर से बीजेपी के सवाल पर उन्होंने कहा है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एक कंसेंसस होता था, सबसे बातचीत होती थी, वो नहीं हो पा रही है अब। देखिए, वाजपेयी जी के काल में उन्होंने जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय में कुछ निर्णय लिए, जिसका भारी विरोध का सामना करना पड़ा था स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा, तब उनकी लोकतंत्र की शिक्षा कहाँ चली गई थी। देखिए, यशवंत सिन्हा वही बात कर रहे हैं, जब तक किसी की बात मानी जाए, जब तक उसे पद से सम्मानित किया जाता रहे, जब तक उसे सम्मान ज़रूरत से ज़्यादा मिलता रहे, तब तक तो प्रजातंत्र है। कार्यकर्ता के रूप में रहना
सीखना चाहिए जनतंत्र में। हमेशा पदों पर रहकर ही कार्यकर्ता नहीं रहा जाता है, कार्यकर्ता बनकर भी कार्यकर्ता रहा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। कोयला घपला केस में मगरबी बंगाल सीआईडी ने अरूप मांझी उर्फ लाला के करीबी को अंडाल से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी शिनाख्त रणधीर सिंह की हैसियत से की गई है। रणधीर से पूछताछ की जा रही है। ख्याल रहे कि सीआईडी और सीबीआई इस केस की मुश्तरका तौर पर जांच कर रही है। मरकजी जांच एजेंसी ने भी आरोप मांझी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। वजारत सेहत के ताजा एदादोशुमार अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं। एदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 24,000 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 140 मरीजों की मौत हुई है। अब तक 1,58,446 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। एदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 19,957 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। मुल्क में अब तक 1,09,73,260 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। उधर कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का सिलसिला भी लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 20,53,537 अफराद को कोरोना का टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में 2 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन का आज पहला दिन है। शहर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए शनिचर और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। शहर में कारोबार और तिजारती मराकज आज बंद रहेंगे। पार्शियल लॉकडाउन जो प्रशासन की तरफ से औरंगाबाद जिले में लगाया गया है, आज उसका पहला वीकेंड का लॉकडाउन है और ये बहुत खुशी है हम सभी को कि औरंगाबाद की जनता ने इस कोविड के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने की गंभीरता को समझकर आज बहुत स्वयं स्फूर्ति से सभी जगह लॉकडाउन किया है। शहर में सभी दुकानें बंद हैं, लोग सड़कों पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और अगर इसी तरह सभी ने प्रशासन को सहयोग अगर किया तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग कोरोना का जो बढ़ता हुआ ग्राफ है उसको नीचे लाने में सफल होंगे। कोरोना के बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए लगाया गया है। आज संडे सैटरडे को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नागरिकों से मैं कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से आपने लॉकडाउन को सफल बनाया है, यही हम भविष्य में भी अपेक्षा करते हैं और ये लॉकडाउन आपको सुरक्षित रखने के लिए है, आपको कोरोना से बचाने के लिए है। तो अगर हम सभी लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं, थोड़ा सा एक जागरूक नागरिक का व्यवहार करते हैं, तो कोई भी शक नहीं है कि हम अपने शहर में कोरोना रुग्ण की बढ़ती हुई संख्या को कम करने में सफल होंगे। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और म्यूनसिपल कमिश्नर, ये तीनों आला अफसरान ने आज सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों को अपने घरों में रहने की ताकीद की। उसके साथ ही दुकानदारों और मकीनों से अपील की गई कि वो एहतियात बरते, बग़ैर मास्क के किसी को कोई सामान ना दे। इसी तरह से पुलिस कमिश्नर का कहना है कि लॉकडाउन का अच्छा खासा असर देखा जा रहा है और अभी तक शहर में कोई भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करता नहीं पाया गया। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह फिर जेपी नड्डा की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा की रिहाइश गाह पर दीगर बीजेपी लीडरान भी मौजूद हैं। उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची जारी है। तो असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, 4 रियासत और 1 मरकजी जेर इंतजाम पुडुचेरी में इंतखाबात होने हैं, उसके हवाले से
बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी जारी थी। अब अमित शाह फिर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर दीगर बीजेपी लीडरान भी मौजूद हैं और इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची चल रही है। अब देखने वाली बात ही होगी कि कब तक उम्मीदवारों के नामों पर फैसला किया जाता है। तो इस वक्त की ताजा अपडेट के मुताबिक अमित शाह फिर एक बार जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर दीगर बीजेपी लीडरान भी मौजूद हैं। असेंबली इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह फिर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर दीगर बीजेपी लीडरान मौजूद हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव तिवारी, बताइएगा, अमित शाह एक बार फिर से जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं। क्या लगातार उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी बहस जारी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके आवास पर जो है बैठक चल रही है जी। जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो एक दौर की बैठक के बाद निकल गए थे, लेकिन फिर वो पहुंचे हुए हैं और उनका पहुंचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी आज जो है लगभग तमाम उम्मीदवारों के नाम पे मुहर लगा सकती है। शाम को जो है केंद्रीय मुख्यालय में बीजेपी का जो केंद्रीय मुख्यालय है वहाँ पे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके नाम पे मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि कई दौर की स्क्रीनिंग हो गई थी और किसी को लेकर एक तरह से मंथन चल रहा है। उसके सीसी के बैठक के पहले मंथन चल रहा है कि किसे कहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए, कौन पार्टी को जिता सकता है, कौन ईमानदार नेता है, किसकी छवि क्या है, किसका क्या जनाधार है, क्योंकि टिकट के दावेदार कई हैं और कई ऐसे दावेदार हैं जो पार्टी को जीत दिलाने का आश्वासन दे रहे हैं। अब दूसरे दलों से भी आए हैं, लेकिन ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि कोई उनसे गलती हो लिया जाए। जो पार्टी के रणनीतिकार हैं सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और बंगाल के भी जो बड़े नेता हैं, चाहे दिलीप घोष की बात कीजिए या शुभेंदु अधिकारी की बात कीजिए और राजीव बनर्जी की बात कीजिए, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं बैठक में और लगातार मंथन का दौर जारी है। अगर बात किया जाए तो इसके पहले असम के भी जो मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और भी लोग पहुंचे हुए हैं। पांचों राज्यों को लेकर लगभग मंथन चल रहा है, लेकिन मेन फोकस जो इस समय बैठक का चल रहा है वो बंगाल और असम को लेकर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग जारी थी, लेकिन फिर एक बार अमित शाह जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उम्मीदवारों के नामों को लेकर तजब्जुब बरकरार है। अब देखते हैं कि कब उम्मीदवारों के नामों को जारी किया जाएगा। राजीव तिवारी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। 87 साल के तवील मुद्दत के बाद आखिरकार दरभंगा और सहरसा के दरमियान रेलगाड़ी को दोबारा पटरियों पर दौड़ाया जा रहा है। इस रेलगाड़ी की कमान खवातीन के हाथों में है। 1934 में जलजले की वजह से इस रूट का राब्ता मुनक़ते हो गया था। कोसी महासेतु बनाने के बाद ये सफर 195 की जगह 145 किलोमीटर का हो गया है। कोसी महासेतु पर करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हम एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जिनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि एक ट्रेन जो लोगों के लिए उम्मीदों का ट्रेन बनने वाला है, हम उस सफर पर निकल पड़े हैं। वो सफर जो 87 साल के इंतजार के बाद शायद लोगों की उम्मीदें पूरी होने वाली है। एक ट्रेन जो कोसी और मिथिलांचल को जोड़ेगी, एक ट्रेन जो दो जिले, दो संस्कृति को आपस में जोड़ेगी। हम उस सफर पर निकल पड़े हैं। हम दिखाएंगे कि किस तरीके से भारत सरकार और रेलवे ने 87 साल के सपने को पूरा किया है। इस डीएम स्पेशल ट्रेन की कमान खवातीन के हाथों में दी गई है। देखिए स्पेशल ट्रेन से हमारे नुमाइंदे अमित कुमार की ये रिपोर्ट। काम करते रहना है। जब सफर यादगार होना है और उम्मीदों का ट्रेन है, तब यह भी बताना जरूरी है कि आखिर इस उम्मीद के ट्रेन को कौन चला रहा है, यानी पायलट कौन है। आप जरा तस्वीरों में देखिए किस तरीके से
एक महिला के हाथों में उस स्पेशल ट्रेन की जिम्मेदारी मिली है जो 87 साल बाद उस ट्रैक पर होकर गुजरेगी जो सालों साल से लोगों का इंतजार रहा है। यानी इस ट्रेन की पायलट चालक संयुक्ता कुमारी, जी हाँ, ये वो नाम है जो महिलाओं के लिए शक्ति और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम संयुक्ता जी से ही बात करेंगे कि आखिर उनको ये जिम्मेदारी मिली है, एक इसको किस तरीके से लेती है। संयुक्ता जी, एक जिम्मेदारी जो आपको मिली है, मानती है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्पेशल ट्रेन लेके जा रही हैं? हाँ, जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब हम महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और सब काम करने में हम लोग सक्षम हैं। हमसे और भी प्रेरित होकर और भी लड़की महिलाएं सब आ रही हैं रेल में और सभी को मौका मिलेगा। आप मानते हैं कि जो उम्मीदों का ट्रेन है, जो उम्मीदों का ट्रेन है उसको चलाना और भी लगता है कि आपके लिए हौसला के लिए काफी है, महिलाओं के हौसला अफजाई के लिए? 2 ही गाड़ी बचा हुआ है। हौसला अफजाई के लिए काफी है ये? हाँ, हौसला जारी है और भी ट्रेन चलाएंगे, ये मौका मिलेगा। तो ये संयुक्ता है, हम ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि ये ट्रेन चल चुकी है और ये जो सफर है वो काफी यादगार होने वाला है। और न सिर्फ संयुक्ता बल्कि इनके साथ जो इनके सहयोगी जो है महिलाएं, वो भी इस ट्रेन की बोगी को लेकर आगे बढ़ रही हैं, इंजन के साथ चल रही हैं। ये बताइए कि ये कितना अच्छा लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के कंधे पर ये स्पेशल ट्रेन की जिम्मेदारी है। सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप किस तरफ देख के बात करें? हाँ जी सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मतलब हमें ये गाड़ी जीएम स्पेशल ड्यूटी में लगाया गया है। तो ये हम मतलब अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सुंडी। तो मीनाक्षी और संयुक्ता जैसी और भी है साथी, और ये लोग अपने कंधों पर यानी कि खुद से ये पायलट है और यहाँ से इस ट्रेन को लेकर उस गंतव्य स्थान तक जाएंगी जहाँ लोगों की आशाएं उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो ये तस्वीर, ये इन लोगों का बयान सुनाना बेहद जरूरी था क्योंकि जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है तो शायद ये एक ऐसा संयोग भी है कि महिलाओं के हाथों में ही वो स्पेशल ट्रेन की जिम्मेदारी मिली है जिसे उम्मीदों का ट्रेन मानकर हम चल रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बस स्टैंड की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया है। आपको बता दें, 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। इस ग्रेनेड हमले में फोर्सेज ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके का मुहासरा किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से यह खबर आ रही है जहां पर बस स्टैंड की पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया है। 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है इस हमले में और फोर्सेज ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके का मुहासरा किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। ग्रेनेड फेंकने वाले हमलावरों की फोर्सेज तलाशी कर रही है। हालांकि इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबर है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। आज रात 9 बजे न्यूज 18 उर्दू पर मिलिए मुंबई के दंग कर देने वाले तबला नवाज तृप्तराज पांड्या से। मेरा नाम तृप्तराज पांड्या है, मैं 14 इयर्स का हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है और वही मेरा प्रोफेशन और पैशन है। I want to represent the Indian classical to the whole world. ये है यंग जीनियस, जिसकी उंगलियों का जादू देख लोग कह उठते हैं, वाह छोटे उस्ताद वाह। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 2 साल की उम्र में ही बर्तन से धुन निकाल कर अपने आने वाले कल की आहट दे दी थी। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में अपना पहला तबला परफॉर्मेंस दिया। वो 4 साल का हुआ तो दूरदर्शन में दिखा।
और 6 साल की उम्र में वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया, दुनिया का सबसे छोटा तबला वादक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले मुंबई के 13 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या के साथ तबले का वो छोटा उस्ताद जो संगीत की कई कलाओं में पारंगत है, जिसकी ज़बान पर शास्त्रीय संगीत विराजमान है, जो ढोलक, हारमोनियम, कांगो और ड्रम्स भी बजाता है। जिसे 2019 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका है। 5 साल पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटी गीता को औरंगाबाद के एक खानदान ने अपनी बेटी होने का दावा किया है। गीता के जिस्म पर एक खास निशान देखकर मीना पांद्रे ने अपनी बेटी होने का दावा किया है। अब डीएनए टेस्ट के बाद गीता को उनके खानदान के सुपुर्द कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एक खानदान ने कहा है कि गीता के जिस्म पर वही निशान है जो उनकी बेटी राधा के जिस्म पर निशान थे। डीएनए जांच और कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद गीता को उनके अहले खाना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। मैं एक बार जिंतूर में मिली, एक बार परभनी में मिली। हम दो बेटे, वो बड़ी बेटी है ना, वो मैं दोनों मिलके गए थे मिलने को। मिल रहा था नहीं था तो पूछ के गए थे हम। तो मग वो ऊपर रहती थी बिल्डिंग पे, वो मग उसके साथ आदमी रही थी ना, उन्हें हमको देखा, आ गए भाग के, वो भी आ गई। तो में उसके पास पुलिस होती उसके साथ। तो मग हम बोले उसको पेट पे खून गए। तो मग उन्हें कपड़ा नीचे ऊपर करी तो दिखाओ। हमारी छोकरी नंदा पुलिस वाली उन्हें देखा ना। अभी तक ये गीता का पता नहीं था। सुषमा स्वराज ने भी बोला, इधर टीवी पे पेपर पे सब था, इनको मिलाए बताए दिखाए। गीता क्या बोलती है, गाँव नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं पहले बोली, मगर उनको इसकी कुछ खून है पेट को जी। वो इन्होंने देखी, मगर वो तो भी नहीं बोल रहे। तो अभी क्या होता है क्या नहीं इसका पता नहीं हमको। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मस्जिदों पर दहशतगर्दाना हमले के 2 साल पूरे हो चुके हैं। हमले की बरसी के मौके पर क्राइस्ट चर्च में सैकड़ों लोग जमा हुए। गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के चलते आखिरी लम्हात में बरसी का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया था। मस्जिदों पर हमले का ये प्रोग्राम सरकारी सतह पर मुनक्किद किया गया और सरकारी टीवी पर बराह रास्त नश्र भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न ने इस मौके पर कहा कि उनके मुल्क का ये फर्ज बनता है कि वो हमले से मुतासिर होने वाले मुस्लिम तबके की हिमायत में आगे रहें। याद रहे कि क्राइस्ट चर्च की 2 मस्जिदों पर मुसल्लियों पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में 51 लोग जाँ बहक हो गए थे। सफेद फार्म नस्ल की बर्तरी का तस्वुर रखने वाले दहशतगर्द ने यह हमला अंजाम दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com।